हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन 11th क्लास के टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 2 सरल रेखा में गति। और अपनी जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, और उनकी कुछ क्वेश्चंस किए थे। और वहाँ से भी अपन ने दूरी और विस्थापन को समझने की कोशिश की। ठीक है भाई, अब उसी में आगे बढ़ते हुए अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत है ना शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप भी बाहरी टीचर बने, है ना, और कुछ सीखो। या फिर ऐसा कुछ नहीं होता कि जो कुछ भाई जो सर पढ़ाते हैं वही टीचर होते हैं। ठीक है, जिससे भी हमको कुछ सीखने को मिलता है वो सब क्या होते हैं, टीचर्स ही होते हैं। आपने भी किसी को कुछ सिखाया होगा, है ना, जैसे हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, अपनी छोटा भाई बहन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उन सब के लिए, है ना, और जो भी अपने टीचर्स हैं, मैं तो मेरे टीचर्स को भी, है ना, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे अपना जो टॉपिक चल रहा था उसी में अपन नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। भाई कुछ क्वेश्चंस किए थे और दूरी और विस्थापन को जानने की कोशिश की थी। ठीक है, उसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं, उसी चैप्टर में अपन कंटिन्यू करते हैं। और आज अपन जानेंगे उसमें सबसे पहले दूरी और विस्थापन की तुलना कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से कंपेयर कराने चाहूँगा आपको कि दूरी और विस्थापन होता क्या है। ठीक है भाई, तो अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे भाई सभी, दूरी तथा विस्थापन की तुलना। दूरी तथा विस्थापन, दूरी तथा विस्थापन की तुलना। भाई दोनों का कंपेयर करता हूं, और कंपेयर करके जो चीज़ें ऐसे मैं लिखा चुका हूं, लेकिन फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट वगैरह के वहां से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं वहां से भी आपको क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है, तो उस सभी टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले, देखना भाई, है ना, फर्स्ट पॉइंट की बात करूं मैं, फर्स्ट पॉइंट की कि इसका पहला पॉइंट। ठीक है, तो मैंने तुमको बताया था जब दूरी विस्थापन पढ़ा था कि अपन ये अपना कोई घर है, और इस घर से अपन कहीं भी निकले, अपनी कॉलेज निकले, कोचिंग निकले, स्कूल निकले, स्कूल के जाने के अनेक रास्ते, स्कूल के जाने के अनेक रास्ते, आपको जो रास्ता पसंद आए उस रास्ते से अपन जा सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने बोला था कि जो पथ की लंबाई होगी वो दूरी होगी, और प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो क्या होगा, विस्थापन होगा, वो विस्थापन होगा। अपन ने जाना था कि दूरी कैसी होती है, अदिश होती है, जबकि विस्थापन कैसा होता है, सदिश होता है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट में ये लिखना चाहूं तो आप देखना, अगर मैं लिखूं कि, देखना भाई मैं लिखता हूं एक बार और फिर समझने की कोशिश। ठीक है, मैं लिखूं विस्थापन का परिमाण। ठीक है भाई, परिमाण की बात कर रहा हूं, परिमाण लेते वो भी क्या बन जाएगा, आदेश हो जाएगा। विस्थापन के परिमाण का मान, परिमाण का मान, फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, परिमाण का मान दूरी के बराबर, दूरी के बराबर या इससे कम प्राप्त होता है, इससे कम प्राप्त होता है, इससे कम प्राप्त होता है। अर्थात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो विस्थापन का परिमाण है, विस्थापन लिखा मैंने यहाँ पे कोई, और उसका मैंने परिमाण लिया, मॉड लिया, उसका मान या तो दूरी के बराबर आएगा या उससे क्या आएगा, कम आएगा। या तो दूरी के बराबर आएगा या उससे क्या आएगा भाई, कम आएगा। ठीक है, विस्थापन का परिमाण या तो दूरी के बराबर आएगा या उससे कम आएगा। आई बात समझ में? कहने का मतलब क्या हुआ वो समझेंगे भाई। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं देखो यहां से स्टार्ट हुआ फर्स्ट पॉइंट और मुझे कहीं यहां पे जाना है, ठीक है, यहां पे जाना है, तो यहाँ पे जाने के अलग अलग रास्ते, ऐसे कुछ ऐसे, कुछ ऐसे घूम के, ऐसे ही घूम। ठीक है, जो पथ की लंबाई होती थी वो दूरी होती थी। ठीक है, अब दूरी के तो अनंत मान, एक दूरी ये भी हो सकती है, एक दूरी ये भी हो सकती है, एक दूरी इधर से भी हो सकती है, एक दूरी इधर से भी हो सकती है। तो जो पथ की लंबाई होगी वो क्या होगी भाई, अपनी दूरी होगी। पथ की लंबाई होगी जो क्या होगी, अपनी दूरी होगी। ठीक है,
अब देखो मेरी बात, और विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है? विस्थापन होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको केवल और केवल यहां से यहां तक जाने का एक ही रास्ता है भाई, मैं ये बोलूं आपसे कि यहां से यहां तक जाने का केवल एक यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि सर दूरी भी यही है और इसी के रास्ते जाऊंगा तो विस्थापन भी यही है। विस्थापन का अगर परिमाण की बात करूं तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। मैंने बोला नहीं, आपको इस वाले रास्ते से ऐसे घूम के जाना है, इस वाले रास्ते से ऐसे घूम के जाना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में दूरी का मान तो बढ़ गया, दूरी तो ऐसे ऐसे करके आप इधर से जो भी पथ की लंबाई, लेकिन विस्थापन तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी यही रहेगी। तो इस कंडीशन में मैं अगर इसकी बात करूं तो इसमें दूरी का मान ज्यादा होगा किससे? विस्थापन के परिमाण से। विस्थापन के किससे? परिमाण से। ठीक है, तो बराबर वाली कंडीशन मैंने बता दी, जब अपन एग्जैक्ट जो स्ट्रेट लाइन है उसके अलोंग चलेंगे तो दूरी और विस्थापन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। लेकिन अपन कहीं से भी घूम फिर के आएंगे, कैसे भी आएंगे, तो उस कंडीशन में जो दूरी है उसका मान विस्थापन के परिमाण से हमेशा क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो इसलिए मैंने लिखा है कि जो दूरी है उसका मान होता है वो विस्थापन के परिमाण के या तो बराबर होगा, नहीं हमेशा दूरी का मान क्या आएगा भाई? ज्यादा आएगा। हमेशा दूरी का मान क्या आएगा? ज्यादा आएगा बाकी अन्य सभी रास्तों के लिए। ठीक है, बराबर भी कौन सी कंडीशन में आएगा? कि जब अपन स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, बिल्कुल सीधी रेखा में चलेंगे, तब दूरी और विस्थापन का परिमाण क्या होगा? बराबर होगा। अदरवाइज हर कंडीशन में दूरी का मान विस्थापन से क्या आएगा? ज्यादा ही आएगा। चलो ये नहीं, छोड़ो, मुझे यहां पे आना था कहीं पे, तो यहां पे आने के आपने मान लो दूरी ऐसे की, इधर गए, इधर चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए, यहां आए। ठीक है, और विस्थापन क्या होता है? डायरेक्ट। तो विस्थापन तो इतना है और दूरी के लिए आप इधर से घूम फिर के दूरी का मान क्या हो गया? ज्यादा। अब आप बोलो सही नहीं, हम तो इधर से ही जाएंगे डायरेक्ट। तो डायरेक्ट वाला केस तो वो हो गया ना कि जब दूरी और विस्थापन का परिमाण क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक है, तो एक कंडीशन में ही बराबर हो सकता है कि जब पार्टिकल सीधी स्ट्रेट लाइन में चले तो उस कंडीशन में दूरी और विस्थापन का परिमाण का मान बराबर होगा। अदरवाइज प्रत्येक कंडीशन के लिए जब पार्टिकल गतिशील हो तो उस कंडीशन के लिए जो दूरी का मान है हमेशा ही विस्थापन के परिमाण से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दी भाई। ठीक है, आगे की बातें करते हैं अपन। देखो, एक पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, और आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा भाई। ठीक है, 4 ऑप्शन देके ऐसे दे देगा। इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हो भाई आप, इसको एक फॉर्म के अंदर और कन्वर्ट करके लिख सकते हो। आप ये लिख सकते हो विस्थापन का परिमाण, विस्थापन का परिमाण बटे दूरी, इसका मान आएगा लेस देन इक्वल टू 1। तो वो ऐसे बोलेंगे विस्थापन के परिमाण तथा दूरी के अनुपात का मान होता है लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, कोई भी 4 ऑप्शन बना देगा वो। ठीक है, तो ये कंडीशन यहां से मैंने इधर इस दूरी को डिवाइड कर दिया तो लेस देन इक्वल टू 1 बन गया। ठीक है, तो कहने का मतलब इससे दूरी का मान हमेशा ही ज्यादा ही आएगा। हमेशा ही किससे? विस्थापन के परिमाण से ज्यादा ही आएगा। बराबर कौन सी कंडीशन में आएगा? कि जब पार्टिकल सीधी स्ट्रेट लाइन में गति करेगा। जब पार्टिकल सीधी क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन में गति करेगा। ठीक है भाई, पहला पॉइंट क्लियर सभी को? पहला पॉइंट क्लियर सभी को? कोई दिक्कत हो तो बताएगा भाई। पहला पॉइंट क्लियर सभी को भाई? हाँ भाई, चलें अपन। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट की बात करता हूं मैं। इसके सेकंड पॉइंट पे मैं बात करूंगा आपसे भाई। सेकंड पॉइंट पे देखो, दूरी का मान तो अनंत प्राप्त हो सकते हैं, यानी दो बिंदुओं के बीच दूरी के अनंत मान हो सकते हैं, यानी दो एक जगह से दूसरी जगह जाने के अनंत रास्ते आपके, तो अनंत दूरी के मान। ठीक है, अनंत दूरी के मान पॉसिबल। लेकिन विस्थापन तो क्या होता है? प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी होती है। विस्थापन क्या होता है भाई? प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी होती है। मतलब विस्थापन का कोई ही अद्वितीय मान ही संभव है, विस्थापन का केवल एक और एक ही मान मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिखता हूं, दो बिंदुओं के मध्य दूरी के
दो बिंदुओं के मध्य दूरी के अनंत मान संभव है, अनंत मान संभव है, जबकि जबकि दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का जबकि दो बिंदुओं के मध्य जबकि दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का केवल अद्वितीय मान संभव है। केवल अद्वितीय मतलब केवल एक, है ना, केवल एक, और ब्रैकेट में लिख दूं मैं अद्वितीय, और कोई मान पॉसिबल नहीं हो, केवल एक मान संभव होता है, केवल एक मान संभव होता है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करता हूं, मैंने कल पढ़ा दी थी, उन्हीं पॉइंट की बातें कर रहा हूं भाई। तीसरा, अब सुनो, जैसे ही पार्टिकल गतिशील अवस्था में है तो गति स्टार्ट करने के जस्ट बाद दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक अथवा शून्य नहीं हो सकता है, जबकि विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य संभव है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बताई थी कंडीशन। शून्य कब पॉसिबल है? जब वहां से चल के वापस उसी डायरेक्शन में आ जाए। धनात्मक कब है? जब सीधा गति करे। ऋणात्मक कब है? जब अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए। ठीक है, तो डायरेक्शन को बताता है, तो मैं लिखता हूं गतिशील कण के लिए, गतिशील कण के लिए, गतिशील कण के लिए दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है। दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है, जबकि विस्थापन का मान धनात्मक, जबकि विस्थापन का मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक अथवा शून्य संभव हो सकता है, संभव हो सकता है, शून्य संभव हो सकता है भाई। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट विस्थापन का परिमाण, इसके ये वाला। दूसरा अनंत मान संभव, उसका कोई अद्वितीय मान होगा। और गतिशील कण के लिए दूरी का मान हमेशा धनात्मक, जबकि इसके लिए क्या होगा? ऋणात्मक संभव हो सकता है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि गतिशील कण के लिए दूरी का मान हमेशा बढ़ता है, जबकि विस्थापन का मान घट भी सकता है। ठीक है, मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट और लिख लो, यदि कण एक सरल रेखा में गतिशील है, एक सरल रेखा में गतिशील है ना, उसी का एक फॉर्मेशन, सरल रेखा में गतिशील है, तो इस स्थिति में विस्थापन का परिमाण तथा दूरी के मान बराबर प्राप्त होते हैं। तो ये अलग से लिखवा दिया मैंने ना, उसमें भी इन्वॉल्व हो गया था, लेकिन मैंने दूरी के मान बराबर प्राप्त होते हैं। ये चीज़ें अपनी तुलना थी, और बाकी मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करवाए, इनको परिभाषा से भी समझाया। तो मेरे हिसाब से तो तुम समझ गए होंगे कि दूरी और विस्थापन क्या चीज़ होती है ना। लेकिन फिर भी किसी को डाउट हो पूछने का भाई, है ना, कमेंट सेक्शन में, ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट सेक्शन में, और बाकी जो ऑफलाइन है वो बता ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ में। तो ठीक है, तो ये दूरी विस्थापन थी। और ज़्यादा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उसकी विमा वो तो बराबर ही होती है, उसका मात्रक ये, उसका मात्रक वो चीज़ें तो बराबर होती है। एक अदिश होती है दूरी, और वो क्या होती है? सदिश होती है। ठीक है, तुलना करना चाहिए, सारी चीज़ें।
ठीक है, बस उसकी डायरेक्शन होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, इतना सा फर्क है। बाकी अपन ने कल क्वेश्चन के बेस से भी देखी थी सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई। अब अपन इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में अपन देखते हैं चाल तथा वेग की बात करते हैं भाई। चाल तथा वेग सेम ही है, जैसे अपन ने अभी पढ़ा है दूरी तथा विस्थापन, वैसे बोलते हैं भाई स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी बोलते हैं समझने का। ठीक है भाई, क्या चीज होती है, कैसे होती है, उन सबकी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन डिस्कस करेंगे चाल के बारे में। पहले अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में भाई, चाल के बारे में। फर्स्ट अपना है चाल, जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई, स्पीड बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलेंगे, स्पीड बोलते हैं। ठीक है, चाल और इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, स्पीड। अब देखो चाल क्या होती है, तुमने छोटी क्लास में फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो देखो भाई मैं बताता हूं परिभाषा कैसे बनाएंगे। तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चूंकि चाल इक्वल टू क्या होता है भाई, दूरी बटा समय। दूरी बटा क्या होता है, समय। ठीक है, तो दूरी बटा समय क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। ये फिर अपन ऐसी परिभाषा लिखेंगे, एकांक समय में किसी कण अथवा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, इसको एकांक कर दिया। एकांक समय में किसी कण अथवा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है, चाल होती। अब दूरी कैसी थी, अदिश, समय भी कैसा, अदिश, तो चाल भी कैसी, अदिश। चाल भी कैसी हो जाएगी भाई, अदिश हो जाएगी। ठीक है, तो परिभाषा तो क्या बनेगी, किसी कण अथवा वस्तु द्वारा पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है भाई, स्पीड कहलाती है, चाल कहलाती है। तो चाल क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कैसी क्वांटिटी, अदिश क्वांटिटी। क्यों भाई, दूरी भी कैसी, अदिश। ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक इसका, दूरी को मीटर में, समय को सेकंड में, मीटर बटा सेकंड, और सीजीएस में लिखे तो सेंटीमीटर बटा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, विमा की बात करूंगा तो दूरी को लंबाई में, समय को टी में, तो एल टी माइनस वन इसकी विमा हो जाएगी। तो इन सब चीजों की चर्चा करते हैं एक बार, फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर अपन देखेंगे चाल कौन कौन सी प्रकार की होती है ना। चाल होती है, एक तो होती है एक समान चाल, एक होती है असमान चाल, एक होती है औसत चाल, एक होती है ताक्षणिक चाल, है ना। और अपन ये भी चर्चा करेंगे जो अपने बाइक्स वगैरह होती हैं, स्पीडोमीटर लगे रहते हैं, जिनमें अपन स्पीड देखते हैं कि गाड़ी कितना स्पीड से चल रही है, उनमें अपन कौन सी चाल मेजर करते हैं, ताक्षणिक चाल, औसत चाल, एक समान चाल, असमान चाल, वो कौन सी चाल होती है। ठीक है, उनकी स्पीड मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर लगा रहता है ना। स्पीडोमीटर से अपन उसकी मेजर करते हैं। ठीक है, तो देखना उसमें भाई दिखाता हूं मैं परिभाषा आपको। लिखो, किसी कण अथवा पिंड द्वारा, है ना, वस्तु भी हो सकती, पिंड द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी भाई, चाल कहलाती है। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। अर्थात अर्थात अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई फॉर्मूला, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। ठीक है, अब चाल को मैं v से लिख दूं, ये v लिख दूं, है ना, वेक्टर लगाऊंगा तो सदिश हो जाएगा या दिशी है। ठीक है, और दूरी को मैं s से लिख दूं और टाइम को कितना t से लिख दूं। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी भाई, पहली बात तो अदिश, कैसी, अदिश राशि। अदिश राशि होती है भाई चाल, कोई दिशा नहीं होती। दूसरी, इसका मात्रक ऐसा ही मात्रक होता है मीटर बटा सेकंड भाई, मीटर बटा सेकंड। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हो मीटर बटा सेकंड, ऐसे लिखा भी मिल सकता है। ठीक है, विमा की बात करूं, इसकी विमा, तो इसकी विमा की बात कर लेता हूं, विमा, तो विमा की विमा, इसकी विमा मतलब स्पीड की विमा। तो इधर दूरी और इधर कितना, टाइम। ठीक है, दूरी को किससे लिखते हैं, एल, इसको लिखते हैं टी से। तो इसकी जो विमा बनेगी अपनी भाई, वो बनेगी एल और टी माइनस कितना,
एल टी माइनस वन इसकी क्या बनेगी, बीमा बनेगी भाई। क्या बनेगी, एल टी माइनस वन इसकी बीमा बनेगी। कोई दिक्कत है तुम्हें, नहीं है भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर भी कोई समस्या हो तो आप पूछेंगे भाई इस चीज को, ठीक है। मैं फिर से लिख देता हूं इसको थोड़ा सा, आपको दिखने में अगर दिक्कत हो। हाँ, इसकी वीमा की बात करूं तो वीमा लिखूंगा मैं वी, स्पीड की वीमा। इधर कितना बताओ, एस, एस बोले तो डिस्टेंस है भैया ना, और टी, ये वी बना, और ये मैंने लिख दिया एल। इधर लिखा दूरी को किस में लिखा, एल में, और समय को किस में लिखा, टी में लिखा। तो ये बन गया कितना, एल टी माइनस कितना, वन। आप इस बीमा को ऐसे भी लिख सकते हो, एम जीरो एल वन और टी माइनस कितना, वन। तो ये इसका डायमेंशन होता है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसी राशि, अदिश राशि, मात्रक मीटर बटा सेकंड, और मीटर बटा सेकंड ऐसे भी लिखा मिल सकता है। अगर सीजीएस में लिखते हो तो सेंटीमीटर बटा सेकंड लिखा मिल सकता है आपको, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चाल की परिभाषा क्या हो गई, किसी कण अथवा पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, उस कण अथवा पिंड की चाल कहलाती है। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो एकांक समय कर दिया तो जो चाल होगी वो दूरी बराबर आएगी अपनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो चाल के प्रकार की बात कर लेता हूं मैं, चाल के प्रकार, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं चाल के प्रकार, कौन कौन सी चाल होती है, कौन कौन सी चाल होती है, ठीक है। तो अपन चाल के प्रकार में पहली बात करते हैं एक समान चाल, एक समान चाल। अब देखो चाल अदिश है तो ओनली क्या होता है, यहाँ पे परिमाण होता है, दिशा तो होती नहीं है। अब एक समान चाल का मतलब ये है, अगर किसी कण अथवा वस्तु द्वारा एक समान समय में या निश्चित समय अंतराल में, है ना, एक समान समय में समान दूरियां तय की जाती हैं, है ना, किसी कण अथवा पिंड द्वारा किसी समान समय अंतराल में, किसी समान समय अंतराल में समान दूरियां तय की जाती हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, एक समान चाल बोलेंगे। कैसे, जैसे मान लो कोई कण 0 से 1 सेकंड के बीच 2 मीटर चलता है, अगले 1 से 2 के बीच भी वो 2 मीटर ही चलना चाहिए, अगले 2 से 3 के बीच भी 2 मीटर ही चलना चाहिए, ठीक है। मतलब फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर फिक्स डिस्टेंस चलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन का तो रोल है नहीं, ओनली परिमाण क्या होना चाहिए, उसका फिक्स होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो उसको अपन बोलते हैं एक समान चाल। क्या परिभाषा बोली भाई मैंने परिभाषा ये बोली, अगर कोई कण अथवा पिंड निश्चित समय अंतराल में समान दूरियां तय करता है या समान दूरी चलता है, तो कण अथवा पिंड की जो गति होगी वो चाल होगी, चाल होगी, वो कैसी होगी, एक समान चाल होगी, ठीक है भाई। मैंने एग्जांपल देके भी बता दिया कि एक समान चाल कैसे होगी, टाइम इंटरवल फिक्स और फिक्स डिस्टेंस होनी चाहिए, अगला टाइम इंटरवल फिक्स डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं परिभाषा लिखता हूं, लिखोगे, किसी कण अथवा पिंड द्वारा यदि समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में समान दूरियां तय की जाती हैं, समान दूरियां तय की जाती हैं, तो कण की चाल एक समान चाल कहलाती है। तो कण की चाल एक समान चाल कहलाती है, कण की चाल एक समान चाल, कण की चाल एक समान चाल कहलाती है, ठीक है। मैंने एग्जांपल देके बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी अपनी बात करते हैं अपन, दूसरी असमान चाल, है ना, या परिवर्तित चाल भी बोलते हैं, असमान, या इसी को बोलते हैं परिवर्तित चाल, मतलब परिवर्तन होती, बदलती हुई।
एक समान चाल या परिवर्तित चाल। ठीक है, अब एक समान चाल क्या चाल हो जाएगी? एक समान चाल वो चाल होगी यदि कण अथवा पिंड द्वारा निश्चित समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय की जाती हैं। ठीक है, मान लो 0 से 1 में 5 मीटर चल लिया और 1 से 2 के अंदर 10 मीटर चल लिया, 2 से 3 के अंदर 2 मीटर चल लिया, तो अनिश्चित समय अंतराल है लेकिन दूरी क्या है? अलग अलग तय की जा रही है। तो वो सब क्या कहलाएगी? अपनी असमान चाल कहलाएगी। ठीक है, लिखता हूं, किसी कण अथवा पिंड द्वारा यदि समान समय अंतराल में अलग अलग दूरियां समान समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय की जाती हैं तो कण की चाल असमान या परिवर्तित चाल कहलाती है। कण की चाल असमान या परिवर्तित चाल कहलाती है। परिवर्तित चाल कहलाती है। दूसरा टाइप हो गया अपना। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर भी कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चाल आती है औसत चाल। भाई जैसे तुम औसत पढ़ते थे ना, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, वैसे ही है भाई। तीसरी आती है अपनी औसत चाल। अब औसत चाल क्या होती है भाई? एवरेज स्पीड बोलते हैं। औसत चाल जैसे राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो औसत चाल में क्या होगा? किसी कण अथवा पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय का अनुपात। ठीक है, किसी कण अथवा पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय का अनुपात क्या कहलाएगा? औसत चाल कहलाता है। ठीक है, तो देखो भाई, औसत चाल किसी कण या पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाती है। औसत चाल कहलाती है। ठीक है, तो मैं लिखूं यहां पे औसत चाल। औसत चाल ये हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, वी एवरेज। वी का मतलब एवरेज भाई। ठीक है, वी एवरेज, तो इधर बन जाएगा अपने पास कितना? डेल्टा एस अपॉन कितना? डेल्टा टी। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, S2 माइनस S1 डिस्टेंस है ना, T2 माइनस कितना? T1 अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी। ठीक है, S1 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, कुल दूरी अपॉन कुल समय हो गया, तो ये कुल दूरी बन जाएगी जो भी आएगी, और नीचे क्या आ जाएगा? अपना कुल समय आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपना। यहाँ औसत चाल हो गई, ये चीजें हो गई। औसत चाल इंटरवल के लिए होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आगे की तरफ चलते हैं अपन, तो देखते हैं एक आती है ताक्षणिक चाल। एक अपने पास क्या आएगी भाई? ताक्षणिक चाल आती है। ठीक है, तो अब यहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताइएगा प्लीज। कोई चीज समझ नहीं आ रहा, कोई टॉपिक समझ। ठीक है भाई, इन सब का डायमेंशन वगैरह सब कुछ मात्रा को ही रहता है। चाल ही तो है। समान चाल में क्या हो गया? समान दूरी तय करेगी समान समान चाल में, असमान में अलग अलग करेगी। औसत में कुल दूरी बटा कुल समय होगा, जिसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, औसत चाल हो गया। अब औसत चाल के बाद अपना आता है एक ताक्षणिक चाल आता है भाई। आगे की बात करते हैं अपन। फोर्थ टाइप इसका ताक्षणिक चाल।
तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल क्या होता है? औसत चाल ही होती है, लेकिन औसत चाल एक इंटरवल में होती है, पूरे एक टाइम के अंदर होती है ना, 2 से 5 सेकंड, 2 से 10 सेकंड, ठीक है। जबकि जो तात्क्षणिक चाल होती है वो टाइम का किसी एक इंस्टेंट, किसी एक क्षण, किसी एक समय पे होती है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहां पे किसी क्षण या समय पर, या समय पर कण अथवा पिंड, कण अथवा पिंड की औसत चाल ही, कण अथवा पिंड की औसत चाल ही, औसत चाल ही तात्क्षणिक चाल कहलाती है। औसत चाल ही तात्क्षणिक चाल कहलाती है। औसत चाल ही तात्क्षणिक चाल कहलाती है। अर्थात, अर्थात अपन ऐसे लिखेंगे भाई, तात्क्षणिक चाल v आ जाएगा, ठीक है ना, एवरेज भाग जाएगा, और यहाँ कितना अपना था डेल्टा एस अपॉन कितना डेल्टा टी, ऐसा था अपने पास। तो अपन क्या करेंगे, अगर v तात्क्षणिक चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये लग जाएगी लिमिट, और यहाँ पे डेल्टा टी का कोई एक इंटरवल में कोई एक वैल्यू टेंस टू 0, और ये बन जाएगी डेल्टा एस अपॉन कितना डेल्टा टी। जैसे ही ये लगेगा तो ये डेल्टा डी में कन्वर्ट हो जाएगा किसी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, और एस क्या है भाई, दूरी, तो डी एस अपॉन कितना बन जाएगा, डी टी बन जाएगा, डी एस अपॉन कितना बन जाएगा, डी टी। इसको बोलते हैं अपन तात्क्षणिक चाल। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने का है आपको भी, ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही ध्यान रखना है कि जो अपने स्पीडोमीटर होते हैं बाइक्स वगैरह के, जो स्पीड मीटर लगी रहती है, ठीक है, वो जो होता है वो तात्क्षणिक चाल को मेजर करता है, ठीक है। वहाँ डायरेक्शन तो होती नहीं है कि तुम इतने चल रहे, तुम तो स्पीड देखते हो कि गाड़ी इतना स्पीड से चल रही है, लिखा भी रहता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जो मीटर लगे रहते हैं, वो स्पीडोमीटर लगे रहते हैं, वो बाइक की कौन सी चाल को मेजर करते हैं, एवरेज चाल को नहीं करके तात्क्षणिक चाल को मेजर करता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, स्पीडोमीटर की सहायता से, स्पीडोमीटर, 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 स्पीडोमीटर की सहायता से, सहायता से तात्क्षणिक चाल, स्पीडोमीटर की सहायता से तात्क्षणिक चाल का मापन किया जाता है। स्पीडोमीटर की सहायता से तात्क्षणिक चाल का मापन किया जाता है, ठीक है भाई। किसको मेजर करेंगे अपन, तात्क्षणिक चाल को मेजर करेंगे। तात्क्षणिक चाल निकालता है स्पीडोमीटर, वो तात्क्षणिक चाल होती है, ना कि एवरेज होती है, ना समान चाल होती है, ना समान चाल, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये अपनी चाल थी, चाल की टाइप हो गई, अपन ने चाल को पढ़ लिया, चाल होती क्या है, सदिश होती है, अदिश होती है, मात्रक क्या होती है, विमा क्या होती है, टाइप से पढ़ लिए, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे ही अपन सेम पढ़ेंगे वेग को भाई, ऐसा का ऐसा सेम पढ़ेंगे अपन, किसको, वेग को पढ़ेंगे। तो अपन चर्चा करते हैं, वेग की चर्चा कर लेते हैं भाई, वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे वेलोसिटी नंबर 2, और इसको लिखते हैं अपन वेग, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है भाई। वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। जैसे अपन ने दूरी को पढ़ा था, दूरी अदिश विस्थापन सदिश, वैसे ही चाल और वेग होता है, चाल अदिश, वेग क्या होता है सदिश। वेग को जब भी लिखेंगे परिमाण लिखेंगे, और परिमाण के साथ क्या लिखेंगे अपन, दिशा लिखेंगे। परिमाण के साथ अपन क्या लिखेंगे, उसमें दिशा लिखेंगे। तो अपन बोलेंगे कि वेग कैसी क्वांटिटी है, सदिश क्वांटिटी है, ठीक है। तो सेम परिभाषा लिखता हूं मैं, ठीक है, वेग लिख के देखना भाई, वेग। और जैसे अपन ने यहाँ पे परिभाषा लिखी भाई कि किसी कण अथवा पिंड द्वारा, ठीक है, तय की गई कुल दूरी अपॉन समय, या फिर एकांक समय में तय की गई दूरी का, दूरी को क्या बोलते थे अपन, चाल बोलते थे। अब वेग की बात आ गई तो अपन बोलेंगे किसी कण द्वारा एकांक समय में, किसी कण द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन,
ठीक है। अब विस्थापन की बात आ जाएगी, वहां चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय, तो वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय हो जाएगा। ठीक है, तो अपन लिखेंगे किसी कण अथवा पिंड द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाएगा भाई, वेग कहलाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहां किसी कण अथवा पिंड द्वारा, किसी कण या पिंड द्वारा एकांक समय में विस्थापन, एकांक समय में विस्थापन, एकांक समय में विस्थापन वेग कहलाता है। एकांक समय में विस्थापन वेग कहलाता है। अर्थात वेग इक्वल टू होता है विस्थापन बटा समय, वेग इक्वल टू होता है विस्थापन बटा समय। ठीक है, अब वेग कैसी क्वांटिटी होती है, सदिश, तो ऐसे लिखूंगा, और विस्थापन जैसे ऐसे लिखूंगा, इधर टाइम टी लिखूंगा। तो यहां सबसे पहले सदिश राशि होती है भाई वेलोसिटी, सदिश राशि। ठीक है, परिमाण तथा मात्रक की आवश्यकता होती है लिखने के लिए भाई, परिमाण तथा दिशा की आवश्यकता होती, परिमाण तथा दिशा चाहिए होता है, पहली बात हो गई। इसके अगर मात्रक की बात करूं तो इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो मीटर बटा सेकंड होता है भाई, मीटर बटा सेकंड होता है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर बटा कितना सेकंड होता है। ठीक है, मात्रक। अगर वीमा की बात करूं मैं इसके लिए, तो वीमा, तो वेग की वीमा ऐसे लिखूंगा। ठीक है, इधर किसकी वीमा, विस्थापन की, और इधर किसकी बताओ, टाइम की। तो इसकी वीमा हो जाएगी यहाँ एल टी माइनस कितना, ये वीमा सेम ही होती है जैसे स्पीड की। फर्क इतना आता है कि ये सदिश आता है, और स्पीड कैसी, चाल कैसी आती थी, अदिश आती थी। ठीक है, वहां ओनली अपन को परिमाण चाहिए, और यहाँ परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए होती है। ठीक है, तो वेग हो गया, वेग का सदिश होता है, मात्रक हो गया, वीमा हो गई। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके वेग के प्रकारों की। जैसे अपन ने चाल के लिए पढ़ा, वैसे अपन किसके लिए पढ़ेंगे, अब वेग के लिए पढ़ेंगे। वेग की बात करते हैं भाई। ठीक है, वेग के प्रकार। ठीक है, चलते हैं आगे, किसी को कोई समस्या हो तो पूछने का भाई। ठीक है, अपन लिखते हैं यहाँ वेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, वेग के प्रकार भाई, वेग के प्रकार। ठीक है, पहला वेग पढ़ाते हैं अपन भाई, वही जैसे अपन वहां पढ़ा, एक समान वेग, वहां जैसे समान एक समान चाल पढ़ा था, एक समान वेग। ठीक है, अब वेग सदिश राशि है, वेग कैसी राशि है भाई, सदिश राशि है। ठीक है, तो वहां अपन ने पढ़ा था कि अगर समान समांतराल में समान दूरियां तय करता है, तो अपन यहां लिखेंगे अगर कोई कण अथवा पिंड की जो वेग है उसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए, उसमें कोई चेंजेज नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई कण है उसका समय के साथ जो वेलोसिटी में जो परिवर्तन है वो क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। नियत का मतलब ये हो गया कि वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब वेलोसिटी चेंज कैसे होगी, अगर आपने डायरेक्शन बदली तो भी चेंज, परिमाण बदला तो भी चेंज, और दोनों बदले तो भी चेंज। ठीक है, तो इन सब चीजों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वेलोसिटी एक समान तभी होगी कि जब पार्टिकल एक सीधी स्ट्रेट लाइन में चलेगा, एक सरल रेखा में नियत वेग से चलेगा। अब सरल रेखा में चला तो डायरेक्शन फिक्स हो गई, और नियत स्पीड या चाल बोलो, नियत वेग से चला, वेग में तो दोनों ही चीजें आ जाती हैं। अगर आप नियत चाल से बोल रहे हो तो उसकी वेलोसिटी भी क्या हो गई, स्पीड मतलब कहने मतलब चाल भी क्या हो गई, कांस्टेंट, चाल भी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो एक सरल रेखा में नियत चाल से चलेगा, एक सरल रेखा में क्या करेगा, नियत चाल से चलेगा। अब सरल रेखा में बोलते ही उसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई, इसी में चलेगा, और चाल बोल दिया तो मतलब उसका परिमाण क्या हो गया, फिक्स हो गया, ना तो बढ़ेगा ना क्या करेगा, घटेगा, ना तो बढ़ेगा ना क्या करेगा, घटेगा। तो इस टाइप की जो मोशन होगी उसको एक समान वेग बोलते हैं भाई। ठीक है, तो मैं लिखाता हूं, देखना, देखो, यदि किसी कण या पिंड, यदि किसी
कण अथवा पिंड द्वारा, ठीक है, कण अथवा पिंड द्वारा समान समय में, कण अथवा पिंड द्वारा, यदि किसी कण अथवा पिंड द्वारा समान समय में, कण अथवा पिंड द्वारा, ऐसे लिखो कि गतिशील, ऐसे लिखना, किसी गतिशील कण या पिंड द्वारा, कि गतिशील कण या पिंड द्वारा, गतिशील कण या पिंड द्वारा, पिंड के, कि गतिशील कण या पिंड के वेग के परिमाण, वेग के परिमाण तथा दिशा में, दिशा में समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है, समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है, समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक समान वेग कहलाता है, एक समान वेग कहलाता है, एक समान वेग कहलाता है भाई। कैसा कहलाएगा भाई? एक समान यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं उसको, ठीक है। इस स्थिति में, इस स्थिति में कण एक सरल रेखा में, सरल रेखा में, सरल रेखा में नियत चाल से गति करता है, नियत चाल से गति करता है। अब सरल रेखा बोल दिया तो डायरेक्शन फिक्स हो गई, चाल बोल दिया तो उसका परिमाण फिक्स होगा, मतलब वेलोसिटी फिक्स हो गई। इस स्थिति में कण एक सरल रेखा में नियत चाल से गति करता है, अतः उसके लिए, अतः उसके लिए, उसके लिए त्वरण का मान शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता, अतः उसके लिए त्वरण का मान क्या प्राप्त होगा? शून्य। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी नियत एक समान वेग से चल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए त्वरण का मान कैसा हो जाएगा? 0, और फिर वो सरल रेखा में चलेगा, तब जाके उसको क्या बोलेंगे अपन? एक समान वेग बोलेंगे भाई, ठीक है। कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे भाई? एक समान वेग बोलेंगे अपन। हाँ, एक समान वेग हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन सेकंड की। एक समान वेग के बाद असमान वेग, असमान वेग। अब असमान वेग में तो, असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, असमान वेग में तो अपन किसी भी एक को चेंज कर सकते हैं, है ना। वेग का या तो परिमाण बदल जाए, या दिशा बदल जाए, या फिर क्या बदल जाए? दोनों ही बदल जाए। यदि किसी कण का, लिखो, यदि किसी कण या पिंड के वेग का परिमाण या दिशा या दोनों, या दोनों समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष परिवर्तित हो, परिवर्तित हो, तो उसे असमान वेग कहते हैं, तो उसे असमान वेग
तो उसे असमान वेग कहते हैं। ठीक है भाई, कोई भी या तो परिमाण बदल जाए या दिशा बदल जाए या दोनों ही बदल जाए, क्या कहलाएगा? असमान वेग कहलाएगा वो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दो टाइप। अगले और टाइप की बात करता हूं, औसत वेग की। तीसरा अपना आएगा भाई यहाँ पे औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। अब औसत वेग जब भी पढ़ेंगे तो कुल विस्थापन अपॉन कुल समय, ठीक है, जैसे कुल दूरी अपॉन कुल समय पढ़ा था अपन ने। तो मैं लिखता हूं, सिंपल सी परिभाषा है, यदि किसी कण द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन, तय किए गए कुल विस्थापन, तय किए गए कुल विस्थापन तथा उसमें लगे कुल समय का अनुपात, में लगे कुल समय का अनुपात, कुल समय का अनुपात औसत वेग कहलाता है। औसत वेग कहलाता है भाई, क्या कहलाएगा? औसत वेग कहलाएगा। अर्थात औसत वेग, अर्थात औसत वेग कुल विस्थापन, औसत वेग कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो इसको अपन लिखेंगे v एवरेज, और इसका कुल विस्थापन कितना, डेल्टा एस अपॉन कितना, डेल्टा टी हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा? h2 वेक्टर माइनस t2 माइनस कितना, t1 आ जाएगा। ये अपना औसत वेग होता है। ये अपना क्या होता है भाई? औसत वेग। ठीक है, इसी प्रकार तात्क्षणिक वेग की बात करूंगा तो किसी क्षण किसी समय पर जो औसत वेग होता है वही क्या होता है भाई? तात्क्षणिक वेग होता है। ठीक है, तो उसकी भी चर्चा कर लेता हूं साथ में। फोर टाइप यहां लिखा मैंने, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग। ठीक है, तो तात्क्षणिक वेग अपना किसी क्षण या समय पर, क्षण या समय पर औसत वेग ही, औसत वेग ही तात्क्षणिक वेग कहलाता है। औसत वेग ही तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अर्थात अपन लिखें अगर v, तो यहां कितना हो जाएगा? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ये कितना? डेल्टा एस अपॉन कितना, डेल्टा टी जाएगा कितना, एस वेक्टर, हाँ टी टी बन जाएगा। तो ये अपना तात्क्षणिक वेग होता है भाई। ये अपना क्या होता है? तात्क्षणिक वेग होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा प्लीज। ठीक है, बाकी अपन पढ़ना भाई इसको एक बार अच्छे से। ठीक है, अब कल अपन वही टॉपिक चलेगा अपना सेम। कैसे? कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना, या फिर पहले अपन दोनों की तुलना कर लेंगे। दोनों की तुलना कैसे? जैसे दूरी और विस्थापन की थी। तो यहाँ अलग अलग टाइप हो गए। मैं पहले कराऊंगा औसत चाल और औसत वेग की तुलना, फिर कराऊंगा तात्क्षणिक चाल तथा तात्क्षणिक वेग की तुलना। दोनों की तुलना करेंगे और वहां से कुछ रिजल्ट निकलेंगे अच्छे अच्छे, बहुत सुंदर सुंदर। ठीक है, तो अपन बने रहिए भाई, कल करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक में उसकी चर्चा, चैप्टर तो टाइम लगेगा। ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, तब तक स्वस्थ रहिए भाई। ओके भाई।